सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वैसे तुम्हारा आज का टॉपिक जो है वो कोरोना पर है, क्योंकि कोरोना बहुत ख़तरनाक हद तक मुल्क में बिगड़ चुका है। शराब 20% से भी ज़्यादा हो गई है और अब ज़ाहिर है इस पर काबू कैसे पाना है, ये हमारा आज का मौजूद है। पहला टॉपिक है, जो पहला इशू है वो है कोरोना का। और ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे में कोरोना की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जो अक्टूबर में केसेस थे वो नवंबर में बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। अगर मैं सिंध की बात करूँ तो 150% इजाफा हुआ है सिंध में केसेस की शरह में, और पूरे मुल्क में ये इजाफा उससे कहीं ज़्यादा है। अगर हम पिछले 24 घंटों की नाज़रीन बात करें तो कोरोना के तकरीबन 3449 अफराद जो हैं वो वबा का शिकार बन चुके हैं। सिर्फ 24 घंटों में मज़ीद 39 अफराद ऐसे हैं जो अपनी जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद अगर हम अमवात की तादाद की बात करें तो मजमूई तादाद 8205 हो गई है। पाकिस्तान दुनिया में कोरोना से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में 28वें नंबर पर है और पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 51,654 है, जिसके बायस अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो कराची में जो निस्फ केसेस हैं कोरोना के, वो सिर्फ कराची में ही रिपोर्ट हुए हैं। कराची के 31 निजी और सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। इसमें इंडस, आगा खान, लियाकत नेशनल, पटेल, ज़ियाउद्दीन, SIUT, जहां पर अब मरीजों की जगह ख़त्म होने लगी है। जिना और सिविल 70% भर चुके हैं, यानी कि 70% यहाँ जगह भर चुकी है। लियारी में 80% जगह, जिना में 82 में से अब 61 बेड्स हैं। सिविल में 90 बेड्स में से 60 ऐसे हैं जो कि भर चुके हैं। लियारी में 75 बेड्स में से 34 पर मरीज़ मौजूद हैं और एक्सपो सेंटर का जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें 150 बेड्स में से 90 बेड्स पर मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। लाहौर की बात करें तो लाहौर का जनरल हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड और HDU 12 बेड्स में से 6 वेंटिलेटर्स, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस और आइसोलेशन और HDUs में 24 बेड्स और 6 वेंटिलेटर, ये तमाम तर सूरत हाल है। और पेशावर के लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के लिए मुख्तस बेड्स की तादाद है वो 250 है और ताहाल यहाँ पर भी 82 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पिम्स अस्पताल में 240 बेड्स हैं जो कोरोना मरीजों के लिए अभी भी दस्तयाब हैं और अस्पताल में जो 30 बेड्स और 15 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में जो वैक्सीन है उसमें भी पाकिस्तान अभी 4-5 महीने दूर है, अभी इस पर काम हो रहा है। गो के फाइजर की वैक्सीन की परमिशन बरतानिया में मिल चुकी है, लेकिन अभी भी हम इन चीज़ों से दूर है। तो हमें यह करना है, हमें SOPs पर अमल करना है। आज सदर मुमलिकत की सदारत एक कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया जिसमें तमाम उलमाए कराम भी शरीक थे और ये रिवाइज़ की गई SOPs मसाजिद में जो SOPs पहले अमल हो रहा था दोबारा उस पर अमल किया जाए, ये कहा जा रहा है। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से मेरे साथ क़िबला याद साहब मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया क़िबला याद साहब। अब ज़ाहिर है जब कोरोना की फर्स्ट वेव थी उस वक्त बहुत एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। सेकंड वेव में हम थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं और ये सेकंड वेव है भी बड़ी ख़तरनाक। अब इसमें जो रिवाइज़ की गई हैं ख़ासतौर पर मसाजिद के लिए SOPs, आप क्या कहते हैं? वैसे आप लोगों की क्या सिफारिशात थी? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। कुछ लोगों के अंदर एक बेहतियाती की कैफियत पैदा हुई है। इस वजह से सदर मोहतरम सदर मुमलिकत ने ये महसूस किया कि एक बार फिर उलमा को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तो आज का ये इजलास इसी हवाले से था और उलमाए किराम ने मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि अगरचे लोग बेहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि दोबारा उनको तलकीन कर दी जाए। तो ये बाज़ारों में भी ये SOPs का ख्याल और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल के साथ साथ मास्क लगाना ज़रूरी करार दिया जाए। तो एक सवाल जो वहाँ पे आया वो ये है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान जो तिब्बी वो हैं, एडवाइज़र हैं हेल्थ के, उसने ये कहा कि मसाजिद के अंदर से कालीन या दरियाँ उठा दी जाएं। तो फिर उलमाए किराम की तरफ से सवाल आया कि आजकल मौसम सर्दी का है, कुछ इलाकों में तो बहुत ज्यादा सर्दी है, तो इस सूरत हाल में क्या होना चाहिए? तो फिर ये मशवरा दिया गया कि एक तो कालीन या दरी को डिसइंफेक्ट किया जाए कि हर बंदा इसका एहतमाम करे
कि मसलन मफलर हो या कोई रुमाल हो, कोई कपड़े का टुकड़ा हो, ताकि वो सजदा करते वक्त अपने सामने रखा जाए, क्योंकि ये दरियों से और कालीनों से इस बात का इम्कान होता है कि कोरोना की इन्फेक्शन हो जाए। बिल्कुल। तो ये एक नया नुक्ता आ गया, लेकिन इस बात पे तमाम पूरे पाकिस्तान बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के उलमा का इत्तेफाक था कि दोबारा लोगों को मसाजिद से, मेंबर महराब से इस बात की तलकीन की जानी चाहिए कि वो SOPs पर मुकम्मल। बड़ी अच्छी बात है क़िबला याद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये ज़रूर आना चाहिए, हर फोरम से जाना चाहिए कि सेकंड वेव में एहतियात बड़ी लाजमी है और हमें दोबारा उस तरफ आना पड़ेगा जो एहतियाती तदाबीर हम अभी छोड़ चुके थे। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर नौशीन अमीर साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PJ मीर साहब सीनियर एनालिस्ट और सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा, क्योंकि ये ज़ाहिर डिस्कशन हुई पूरी कि किस तरीके से अब दोबारा से काम करने की ज़रूरत है और ज़ाहिर है जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वैक्सीन से जिस तरह मैंने कहा कि हम अभी बहुत दूर हैं, लेकिन आप मुझे बताइएगा क्या काम हो रहा है, इस पर हुकूमत का क्या अभी हिकमत अमली है। वैक्सीन जो कि फाइज़र की है, डेफिनेटली वो तो कहा जा रहा है कि नहीं आ सकती, लेकिन चीन की वैक्सीन के लिए अभी क्या काम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वैक्सीन के लिए इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो 3 प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही है और हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये वैक्सीन आ जाए। और मगर फिर भी जाहिर है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 तो आएगा, इतना टाइम तो लगेगा। तो फाइजर की वैक्सीन है, अभी उनसे बातचीत क्लोज नहीं हुई है। ये 4-5 कंपनी हैं जिनसे हमारी नेगोशिएशंस जारी हैं और हम मोर देन 1 कंपनी जो है उससे हम ये वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे और ये कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला उनकी एडवांस बुकिंग के लिए भी हमारी तरफ से जो अमाउंट है वो वहाँ पे जमा करवा दिया जाएगा। तो और मगर इसके अलावा जिस चाइनीज़ वैक्सीन की आप बात कर रही हैं, वो जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो भी हमने 18,000 वॉलंटियर्स को टारगेट किया हुआ है और 10,000 से ज़्यादा लोगों को, वो वॉलंटियर्स को वो वैक्सीन लग चुकी है और हमें उम्मीद है कि दिसंबर के एंड तक हमारा ये ट्रायल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके फौरन ये कि ये ट्रायल के जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे और अभी तक हमें उम्मीद है कि इसके बहुत हौसला अफजा नताइज सामने आएंगे। और ये चूँकि चाइना के पास एक तरह से बाइंडिंग है कि पाकिस्तान ने अपने आप को ऑफर किया था उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, तो उनकी ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो जैसे ही ट्रायल्स कंप्लीट होते हैं और उसकी कामयाबी का इंश्योर हो जाता है तो वो चाइना जो है वो फौरी तौर पे वैक्सीन जो है वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। तो डॉक्टर साहब, तरीक़ाकार क्या होगा इसकी दस्तयाबी का? क्या कोई मरहलावार लोगों को लगाई जाएगी ये वैक्सीन? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि दर्जा बंदियाँ होंगी, तो हर बंदे को, हर शख्स को ये वैक्सीन दस्तयाब हो, उसके लिए क्या तरीक़ाकार बनाया जा रहा है? देखिए, वैक्सीन जो है ये बिल्कुल इसके लिए प्रायोरिटाइज किया गया है। सबसे पहले ये वैक्सीन जो है वो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लगेगी, उन डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को जो डायरेक्टली कोरोना वायरस के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में फ्रंट लाइन के ऊपर मौजूद हैं, उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, उनके सैंपल कर रहे हैं। तो जाहिर है सबसे पहला हक इसका है कि हमने उनको, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना है ताकि जिन लोगों ने ट्रीट करना है, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो महफूज हो सकें। ये फर्स्ट फेज में इनको दी जाएगी। सेकंड फेज में जो है वो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा क्योंकि वो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो ना से जिनकी इम्यूनिटी भी लो होती है, जो ना सिर्फ जल्दी कैच करते हैं बल्कि उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सेकेंड फेज में उनको दिया जाएगा और फिर थर्ड फेज में जो है वो पॉपुलेशन को दिया जाएगा। इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़, जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बनेंगे, जो डेस्क बनेंगे, वहां पर ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी जाएगी। जबरदस्त जी, बेहतरीन। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की क्योंकि यही मेरा सवाल था अगला कि इसकी कॉस्ट क्या होगी और आपने कहा ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वहाँ दस्तियाब होगी। मैं दोबारा आऊँगी डॉक्टर साहब आपकी जानिब, ज़रा मीर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। मीर साहब, जिस तरह कोरोना फैल रहा है, फिर सियासी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं और फिर हर शख्स हम देखें अगर मुल्क में तो वो बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रहा है। कोरोना से डर डर के भी ना बहुत ही निडर हो गए हम सब। अभी जो सूरत हाल है, जिस तरह केसेस आ रहे हैं और जिस तरीके से अमवात बढ़ रही हैं, आपको क्या लगता है हुकूमत का पहला इक़दाम क्या होना चाहिए? देखिए जी, हुकूमत को तो इक़दाम छोड़ दें,
ये जो आपको डॉक्टर साहिबा बता रही हैं, पहले तो इनके इकदामात पे आप अमल करें, आवाम को चाहिए अमल करें। अब ये बेचारे आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेडिकल अथॉरिटीज आ रही हैं, लोगों को बता रहे हैं, और लोगों में अकल नहीं है कि भाई जो आप जाते हो, कोई बीमार होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, आप फट दौड़ के जाते हो अस्पताल के पास। क्यों? क्योंकि आपका अपना है। अब आपको ये एक सरेआम टेलीविजन पे, मीडिया में और दूसरे एवेन्यूज पे आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आवाम तो सुन ही नहीं रही है। तो आप ब्लेम किसको करेंगे? गवर्नमेंट को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। बल्कि अगर गवर्नमेंट कहे कि हाँ रोड पे निकलो, मैं तो गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगा। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि आपके ये जो पीडीए में ये जो बन गए, एक ग्रुप बन गया है, ये तो लोगों को मार रहे हैं। इनको क्या जरूरत है कि लोगों को लेके आए रास्ते के अंदर? अब ये डॉक्टर्स हैं, आप इनसे पूछ लें कि मैंने तो कहा है कि जी कि मुल्तान के जो जलसा हुआ है उसके बाद आप मुझे बताएं कि कितने लोग अफेक्ट हुए कोरोना के साथ। बिल्कुल आगे और उससे पहले पेशावर और इधर उधर मैं पूछ लेती हूँ। मैं यही बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है ये, और ये इससे बेहतर मुझे नहीं बता सकता। मैं ज़ाहिर जो पंजाब हुकूमत आ सकती है, और आगे फिर लाहौर का जलसा भी होना है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा साहबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। मुसर्रत साहबा, मुल्तान का जलसा हुआ, हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, फिर एंड टाइम पर परमिशन दी गई, वो जलसा भी हुआ, उसके बाद फिर केसेस भी बहुत बड़े। क्या फिगर है आपके पास इस जलसे के बाद मुल्तान में शरह कहाँ पर खड़ी है अभी कोरोना की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। बेसिकली अगर हम देखें इस वक्त तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम ओवरऑल पंजाब की बात करें तो पंजाब में एंड गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इन्फेक्शन रेट है या टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, दैट इज लेस देन 5%। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें, अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें, या कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे इन्फेक्शन रेट इज वेरी हाई, लाइक जिन दिनों जलसे की बात हो रही थी तो उन दिनों इट वाज मोर देन 17%। तो आगे जो इसका इम्पैक्ट एक दिन में नहीं आता, यू नो कि ये इट विल टेक वीक 10 डेज उसमें, और हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है वो ही शो कर देती है। और जब लोग ज्यादा से ज्यादा रुजू करते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज को, तो उससे समझ आ जाती है कि ये जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो नहीं किया गया, या इस तरह के जो रैलीज एंड जलसे जुलूस, ये उनका इम्पैक्ट है। तो ये जो आने वाला वीक है उसमें ये फिगर बिल्कुल वाजे और सामने हो जाएंगे। और अगर ये फिगर वाजे हो जाते हैं मुसर्रत साहिबा, उसकी बुनियाद पर 10 रोज बाद होने वाला लाहौर में जलसा, उसके लिए आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? जी बिल्कुल, लाहौर के जलसे में देयर इज क्लैरिटी। एक तो हमने इन्फेक्शियस डिजीजेस का जो ऑर्डिनेंस पास किया हुआ है उसकी रोशनी में कोर्ट के ऑर्डर्स को हम ज्यादा वेटेज देंगे। जैसे कि अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो हाई कोर्ट ने किसी भी किस्म के रैलीज, जलसे जुलूस से मना किया हुआ है। तो इसी तरह इंशाल्लाह इस कानून की रोशनी में हम कोर्ट मदद मांगेंगे कि वो हमें क्या हदायत जारी करते हैं, और बाकी तमाम ये जो पीडीएम की 11 जमातों पे मुश्तमिल एक डाकू मूवमेंट या डिरेलिंग मूवमेंट है, इसको वो क्या ऑर्डर्स करते हैं। और फिर हम ताबे होंगे कि जो भी हमें वहां से इंस्ट्रक्शंस आए हम उनको फॉलो करेंगे कानून की रोशनी में। जो हमने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर हम कायम खड़े हैं कि हमें आपके जलसे जुलूसों और रैलियों का पॉलिटिकली कोई डैमेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम तो खुद, हमारी लीडरशिप क्राउड पुलर है। एक दिन के नोटिस पे हमने रिकॉर्ड जलसे किए, और तारीख गवाह रहेगी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जलसे का रिकॉर्ड खुद पाकिस्तान तरीके इंसाफ से फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इनके क्राउड की एवरेज निकालें 11 जमातों की, चलें ये तो एक अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, पॉइंट टेकन। क्योंकि अभी मैं स्पेसिफिकली कोरोना की बात कर रही हूँ डॉक्टर साहबा, क्योंकि आप ज्यादा मामलात ये देख रही हैं, डॉक्टर नौशीन साहिबा, ये सेहत के हवाले से मामलात, अगर ये जलसे जुलूस, ये एक्टिविटीज, बाजार, रेस्टोरेंट्स इसी तरह से खुले रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो शरह भी हमारे पास है ये इससे कितना ज्यादा हो सकती है अगले 1 माह में या अगले 2 माह में? बच्चों को वॉश भी करना है, जल्दी चल। जी डॉक्टर साहब, पब्लिक गैदरिंग्स जो है नो डाउट के वो इसके फैलाव का सबब बनती है। अगर आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था तो मैं आपको पेशावर का फैक्ट्स फिगर्स बता देती हूँ। जी जी जी, का जलसा हुआ था 22 को, और 21 को पेशावर में जो केसेस का रेट था वो 13% था। और उसके 5 बाद, क्योंकि यूजुअली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 से 5 दिन होता है, तो 5 दिन के बाद जो है वो रेट बढ़ के 20% हो गया था। तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आया कि पेशावर के अंदर उस जलसे के बाद कोरोना का केसेस का बहुत तेजी से उसके अंदर इजाफा हुआ था। तो
अब एक नॉन फैक्ट है कि पब्लिक गैदरिंग जहाँ पे बगैर SOPs के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के, बगैर मास्क के लोग अगर आपस में इकट्ठे होंगे तो ये ज़रूर बढ़ेगा। और इसमें ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि देखिए ये जो जलसे हो रहे हैं, जो मुल्तान का जलसा है या जो दूसरे जलसे, ये लोगों को वैगन्स में बिठा के, बसों में बिठा के उन गाँव देहातों से भी इकट्ठा करके लाया गया जहाँ पर अभी तक ये कोरोना वायरस नहीं था, क्योंकि रूरल एरियाज अभी तक फिर भी कंपैरेटिवली सेफ थे, वहाँ पे नहीं पहुंची थी। मगर अब जब ये मोबिलाइजेशन हुई है और इन छोटे छोटे गांवों से और सिंध के कई गोठों से ये मुल्तान के जलसे में, मैं खुद उसकी विटनेस हूँ क्योंकि मैं उन दिनों वहीं पर थी, गोठों से जब इन्होंने भर भर के जब ये लोग छोटी छोटी वैगन्स में लोगों को लेके आए हैं, तो ये डेफिनेटली जो है ये फैलाव का सबब बनेगा। और मेरी दरख्वास्त तो यही है कि ये ऑपोजिशन इस वक्त मुल्की डॉक्टर साहब, दरख्वास्त से तो काम नहीं बन रहा, क्या आपके ख्याल में हुकूमत को सख्ती से निपटना होगा इन चीज़ों से? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी मुसरत ने कहा है कि कानून जो है वो अपना रास्ता बनाएगा, लोगों की जानों को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। राइट जी बिल्कुल, दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, सही पॉइंट टेकन। मीर साहब, ये आपको लगता है कि कोरोना को लेकर भी सियासत हो रही है दोनों जानिब से? पहले तो एक कॉमन सेंस की बात करें ना हम, कि आप किसी को, जिस तरह डॉक्टर साहबा ने कहा कि गाड़ी में बिठा के छोटी वैगन में आप जलसे पे लेके आ जाते हैं, क्या वो जो बंदे बैठे हैं गाड़ी के अंदर, क्या वो इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि आप उनको लेके आ गए हैं एंड दे विल बी टॉकिंग एंड गिविंग देयर व्यूज? उनके तो बेचारों के व्यूज किसी ने लेने नहीं है, तो एक ने खड़े होकर तकरीर कर देनी है, इन्होंने भेड़ों की तरह सुन लेनी है बेचारों ने और अपने अपने घर चले जाना है। द क्वेश्चन इज, आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं, कितने नंबर लेके आएंगे और उसका फायदा क्या है? आप देखो ना, फायदा क्या है, आपने ये चीज देखनी है। और आपने इस कोरोना को बिल्कुल नॉन सीरियस लिया हुआ है। देखें, हम पाकिस्तान में मलेरिया के साथ हैं, टीबी के साथ हैं, इन्फ्लुएंजा के साथ हैं, डेंगू के साथ हैं, हम हर बीमारी के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये बीमारियां गई नहीं है, ये किलर्स हैं, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये आपके पास एक नई बीमारी आ गई है, एपिडेमिक से पेंडेमिक बन गई है। हमने सिर्फ लर्न करना है कि आप जो गवर्नमेंट और जो मेडिकल अथॉरिटीज जो आपको इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि को एग्जिस्ट इसके साथ करो, हम वो नहीं कर रहे। बाकी दुनिया, आपको देखें, कल बरतानिया खुल गया, कल उसे लॉकडाउन खोल दिए, अब वो क्या कर रहे हैं, वो फिर भी SOPs पे फॉलो कर रहे हैं। हम SOPs पे खुद ही नहीं फॉलो करते, और जब कोई हादसा होता है, नुकसान होता है, जो भी गवर्नमेंट हो, अगर आज PMLN की गवर्नमेंट होती, पीपल्स पार्टी की होती, आज PTI है, हम गवर्नमेंट पे ब्लेम डाल देते हैं कि जी ये गवर्नमेंट ने किया। और भाई हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी भी तो कोई सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? हम उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। जो भी हो, हम लोगों के हाथ खेलते हैं और इसको हमें बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए, अब ये बहुत ज़रूरी भी हो गया है। पॉइंट है कि मैं ज़रा ब्रेक ले लूँ, वापस आके तो डिस्कशन और आगे बढ़ाएंगे। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद ही हैं, और ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हम, हर शख्स अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा कोरोना को लेकर, अगर एहतियात नहीं करेगा, तो हम खुद भी किसी को इसका शिकार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी से कोरोना लगे, तो इस चीज़ को समझना और उसकी जिम्मेदारी लेना बड़ा ज़रूरी हो गया है। इस ब्रेक के बाद इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कोरोना की सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर नौशीन साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुसरत चीमा साहिबा भी, और हामिद मीर साहब भी, PJ मीर साहब भी, माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा कि अब जो हम शरह देख रहे हैं कराची में, जिसमें 20% से भी ज़ायद शरह बढ़ चुकी है कोरोना केसेस की, गढ़ बन गया है कराची, जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आपके ख्याल में जो हॉट स्पॉट्स हैं, अगर कोई सूबे ज़्यादा मुतासर हो गए हैं, तो वहाँ पर हुकूमतों को क्या करना चाहिए और उनकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? जी, सिंध हुकूमत जो है वो जाहिर है कि अपनी सूबाई कारी की वजह से अपने कुछ फैसले खुद लेती है, पर बहरहाल NCOC की रिकमेंडेशंस जो हैं, मेरा ख्याल है उसके ऊपर अमल दरामद करना इस वक्त सबके मफाद में है। वो एक वफाकी अदारा है और वो पूरे मुल्क से जो भी हमारे पास डाटा आता है और जो भी फीडबैक आता है, उसकी रोशनी के अंदर वो कुछ सिफारिशात जो है वो देता है। तो इस वक्त जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी दी गई हुई है कि हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन स्पॉट्स को बिल्कुल सील ऑफ किया जाए,
तो वो पिछली दफ़ा भी फर्स्ट वेव के दौरान भी वो एक कामयाब हिकमत अमली साबित हुई थी। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि एक उसको किया जाए, और दूसरी बात ये है कि जो SOPs, क्योंकि कराची में भी हमने देखा है कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ऐसा है कि भरी हुई होती हैं, छतों पे भी लोग बैठे हुए होते हैं और वो इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है और मास्क का वहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें अगर वो वहाँ की हुकूमत इंश्योर कर ले, जिस तरह उन्होंने एक पीछे एक इनिशिएटिव लिया भी था कि मास्क ना पहनने को जुर्माना होगा, 100 रुपये या 500 रुपये जुर्माना होगा और उनको 3 मास्क दिए जाएंगे, मगर उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं देख। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन्स को फॉलो किया जाए और साथ में ये SOPs के ऊपर जो है सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं और जो बाज़ारों में और वो शॉप्स, जिस तरह से फेडरल कैपिटल में हो रहा है कि अगर किसी शॉप में मास्क के बगैर अगर कोई गाहक मिलता है तो शॉप को सील कर दिया जाता है, और रेस्टोरेंट्स में भी अगर SOPs को फॉलो करते नहीं देखते तो वहाँ पे अरेस्ट भी हुए हैं, जुर्माने भी हुए हैं। तो मेरा ख्याल है यही तरीका है कि इम्प्लीमेंटेशन को अगर स्ट्रिक्ट किया जाएगा, जुर्माने होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, तो फिर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और दूसरे ममालिक में भी हमने यही देखा कि जब वहाँ पर फाइन्स बड़े बड़े हैं, सख्तियाँ ज़्यादा हैं, तो लोग फिर अमल दरामद को यकीनी बनाते हैं। मुसर्रत शीमा साहिबा, लाहौर में क्या सूरत हाल है? कि पंजाब हुकूमत सख्ती से अमल दरामद करवा रही है? जो मास्क नहीं पहनेगा क्या उस पर फाइन किए जा रहे हैं? जी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में इस वक्त तक तो कोई ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आने वाले टाइम में, ये आने वाला टाइम आपको पता है कि वेदर भी अभी डॉक्टर साहिबा जैसे फरमा रही थी कि आगे सख्त है, और इसमें तो वैसे ही आपको पता है कि चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया और ये सारी शिकायत तो रहती हैं, स्पेशली ओल्ड एज एंड बच्चों में। तो उसके साथ SOPs के ऊपर तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जीरो टॉलरेंस हमने रखी हुई है पंजाब की हद तक और बिलखुसूस लाहौर में, और नो मास्क नो सर्विस। और चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है, ऑफिस है, शॉपिंग मॉल्स है, किसी भी जगह पे मास्क के बगैर अलाउ नहीं किया जाता। जहां तक रहेगी बात, इस हद तक तो लोग अवेयर हो गए हुए हैं, चूंकि पिछले दिनों में हमने जुर्माने भी किए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को फेस आई कि हमने शॉपिंग मॉल्स और इन चीजों को बंद किया और टाइम लिमिट भी नहीं रखी कि कितने टाइम तक खोल देंगे, जिसकी वजह से ये डिसिप्लिन तो हो गया। लेकिन जो आने वाला टाइम है वो इसलिए थोड़ा टफ है। एक तो चूंकि इसका इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, साथ साथ अनफॉर्चुनेटली जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा पोजीशन कर रही है कि इन्होंने कुछ मरियम ने आज अपने वर्कर्स को इकट्ठे करके और इनका मोरल बुलंद करने के लिए कि जी टेम्पो बनाने के लिए अपने ये जो, तो मुसर्रत साहिबा ये इसी हद तक होगा कि आप लोग ये बयानात भी देंगे कि पाबंदी है और नहीं किया जा सकता, और फिर मुल्तान वाले जलसे में जिस तरह अचानक आप लोगों ने परमिशन दे दी थी कि लाहौर के जलसे में भी कुछ ऐसा ही होगा, या वाकई सख्ती से निपटा जाएगा जो नहीं मानेगा? देखिए सुमैया, हमारे पास जो एक बात जो मैं वाजे करना चाहती हूँ कि PDM में बिलखुसूस PMLN और मरियम चाहती है कि तसादुम हो और इस तरह की कोई चीज हो कि इंतजामिया और जो वर्कर्स हैं इनमें तसादुम की फिजा कायम। मैं तो हमेशा बात कहते हुए बहुत अजीब भी लगता है, लेकिन इनको लाशें चाहिए अपनी इस डूबती हुई कश्ती को किनारे पे पहुंचाने के लिए, बिकॉज वैसे तो ये फ्लॉप हो गए हैं। चले आप कह रहे हैं ये लोग फ्लॉप हो गए हैं, तो उनको आखिरी एक सहारा है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत शीमा साहिबा आपका भी, और डॉक्टर नौशीन हामिद आपका भी बहुत शुक्रिया। ज्वाइन कर चुके हैं इस सेगमेंट में अमजद शुएब साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, और जो आज की बड़ी खबर है वो ये कि DGISPR का वो इंटरव्यू जो उन्होंने ग्लोबल विलेज स्पेस को दिया, उन्होंने जिसमें भारत की दहशतगर्दी के हवाले से बात की, और उनका यही कहना था कि अब तो पता चल गया है कि स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है भारत की, और ये तमाम दुनिया के सामने अयां हो चुकी है। और असल जो टारगेट उन्होंने कहा वो CPEC है, और असल CPEC पर ही जो है वो भारत की नज़रें हैं। लेकिन जो 5 अगस्त के बाद 2019 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल थी, जो भारत का इक़दाम था, तो उस सतह जो आलमी सतह पर उसकी पोजीशन थी वो खासी कमज़ोर हो चुकी है। पाकिस्तान में मामला को किस तरह से लेकर आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान को? ज़ाहिर पाकिस्तान जिस तरह से चीज़ों को बता सकता था, पाकिस्तान दुनिया को बता चुका है। अब अगला कदम पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? ज़रा अमजद शुएब से पहले मौक़िफ़ ले लेते हैं। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो इंटरव्यू है अभी ग्लोबल विलेज स्पेस को DGISPR का, इसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तो बार बार बता रहा है, बारहा बता रहा है कि जिस तरह से दहशतगर्दी पूरी दुनिया में भारत कर रहा है, फिर अफगानिस्तान की सरजमीन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला इक़दाम पाकिस्तान का क्या होना चाहिए?
ये मुसलसल एक जद्दोजहद अपनी जो एक जारी रखे हुए पाकिस्तान, ये जारी रखे ऐसे? देखिए, बात यह है कि दुनिया बहुत कुछ पहले भी जानती थी। हमारे पास कलभूषण था, जिसका ठीक है हमने कोशिश नहीं की, नाम भी लिया, दुनिया को बताया नहीं ज्यादा, लेकिन ये सबको पता चला। आफ्टर ऑल केस चला वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और सारी दुनिया में खबरें आई कि एक सर्विंग ऑफिसर भारत का यहाँ दहशतगर्दी करवाते हुए पाकिस्तान में पकड़ा गया। फिर अमेरिका बैठा है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से सारी दहशतगर्दी हमारे खिलाफ कराई गई, भारत वहां से करा रहा था। कोई सोच सकता है कि अमेरिका कहे इतना इनोसेंट है कि उसको पता ही नहीं कि क्या होता रहा यहाँ पे, या नेटो वगैरह सारे जिनकी फौज वहां पे और इनके इंटेलिजेंस के इतने बड़े बड़े सेटअप थे, उनको पता नहीं था। ये सब पता था, लेकिन बात यह है कि वही चीज कि भारत का एक तो प्रोपेगेंडा बड़ा मजबूत था, दूसरी तरफ ये कि हमारे लोग इतना मेहनत नहीं करते थे, कोशिश नहीं करते थे कि अपना नैरेटिव दुनिया तक अच्छी तरह पहुंचाएं, और फिर अक़वाम आलम की अपनी मुनाफकत के, उनके अपने मुफादात थे भारत के साथ। अब भी हमने दिया ये जो अभी जो हमने डोजियर पेश किया, ये पहले डोजियर से बड़ा मुख्तलिफ है इस वजह से कि इसमें शवाहिद बड़े जबरदस्त हैं, बड़े मजबूत शवाहिद है। मसलन मनी ट्रांजैक्शन जितने हुए हैं, बैंकों के ट्रांजैक्शन के, वो सबूत इसमें मौजूद हैं, बैंकों के कागजात मौजूद हैं। उसके अलावा आप देखिए कि वीडियो लिंक्स मौजूद है, वीडियो की अपनी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। यानी आप कलभूषण के सारे मामलात के अलावा भी देखें तो इतना कुछ है कि किसी को इनकार करना मुश्किल है। दुनिया अपने मफादात के लिए हो सकता है कि इस मामले को बहुत न तवज्जो दे, वो चुप रहें। असल चीज ये है कि हम कितनी इस पे मेहनत करते हैं। हमें बार बार झंझोड़ना होगा लोगों को, हमें जाके P5 को यहाँ पे एक ब्रीफिंग दी है, P5 से इसके रिएक्शन लेने होंगे। हमें इसको बार बार जाके P5 से पूछना होगा, जनाब आपके सामने ही रखा तो किया क्या आगे बात क्या की। ये चीजें जब तक हम दुनिया के ऊपर अपना प्रेशर नहीं लेके आएंगे कि हम बार बार उनको कन्फ्रंट करें इस हकीकत से कि जो आज हमने सबको दिखा दी, तो वो फिर दुनिया मजबूर होगी कुछ करने को। अगर नहीं करेंगे तो वो फिर वो उसका फायदा नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉइंट टेकन। मीर साहब, आप कैसे देखते हैं, अगर हमारी खारजा पॉलिसी को देखें तो क्या वो उस तरीके से काम हो रहा है? क्या हमारा डिपार्टमेंट उस तरह काम कर रहा है जिस तरह करना चाहिए था? कश्मीर की बात कर लें, दीगर जाए जो दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके भारत का रवैया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो उन चीज़ों को हम इस तरह उजागर कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए अगर हम अपने मखसूस डिपार्टमेंट की बात करें, खारजा पॉलिसी की बात करें? देखिए, जहाँ तक खारजा पॉलिसी का एक ताल्लुक है, हमारी तो एक बड़ी राइट फ्रॉम 47 एक ही पॉलिसी रही है, रीजनल हार्मनी, पीस, ट्रैंक्विलिटी, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन हिंदुस्तान ने ये जो शुरू किया कश्मीर का, इसमें मैं समझता हूँ हम लैक करते हैं। हमारे पास कश्मीर सेंटर्स थे, हमने कश्मीर सेंटर्स को बंद कर दिया। वो हमारा एक जबरदस्त किस्म का एक आउटलेट था, जबकि हम यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स लेके आते थे। मैं तो आपको बता दूं कि सुमैया 42 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन वो एक आके डिस्कोर्स में बैठे हैं और उनको हमने बताया कि भाई कश्मीर में ये हो रहा है। हमने लंदन में बंद कर दिया, हमने वॉशिंगटन में बंद कर दिया। ये हम पाकिस्तान में बैठ के जो मर्जी कश्मीर की बात करेंगे, कोई नहीं सुनेगा। जब तक हम ये अपने अनऑफिशियल सेंटर्स नहीं खोलेंगे, जो कि मैं कहूँगा कि अनऑफिशियल एम्बेसीज है पाकिस्तान की फॉर कश्मीर, तब तक आप नहीं होगे, आप हो जाएंगे। मैं जनरल साहब, मीर साहब, ये हमारी कश्मीर कमेटी भी तो है, ये क्या करती है? कुछ नहीं पता। ये कश्मीर कमेटी सिर्फ कश्मीर डालती है, ये अपनी कमेटी डालती है और कुछ नहीं करती। बात यह है कि कश्मीर कमेटी का आपने मौलाना फजल रहमान को चेयरमैन बनाया, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा अगलों ने कर दिया यूरोप के अंदर। ही कुडंट गेट इनटू यूरोप बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस। द क्वेश्चन इज, हमने अपने केस को तैयार करना है ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। इंडिया बड़ा फोकस्ड है, वी हैव टू एक्सेप्ट ऑन कश्मीर। वो 375 लेके आ गया, 370 लेके आ गया, 35A लेके आ गया, हम सोते रहे। हमें इस पे बिल्कुल प्रोएक्टिव रहना है। ये नहीं कि कश्मीर की कोई बात होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई आप कह लो कि प्रोवोकेशन होती है, हम सब उठ के खड़े हो जाते हैं। नो, हमें परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी दिखानी है कि दैट इज द वे फॉरवर्ड। आप देखें वहां सुमैया मैस ग्रेव्स, आप मर्डर्स हुए, प्रेग्नेंट औरतों को बेनेट्स मारे, बच्चों को पैलेट्स मारे, एंड हर किस्म की एट्रॉसिटी इंडिया ने की है इन कश्मीरीज के ऊपर। तो बात यह है
हमें इसको, एंड वी आर द ओनली कंट्री स्पीक्स, हम उम्मा की बात करते हैं, किस उम्मा ने बताई है? मुझे बता दो कि इसने कश्मीर पे बात की? कोई नहीं, सब फलस्तीन पे लगे हुए, बट कश्मीर ब्लड। ये बात तो बहुत ही तल्ख भी है और ये हकीकत है, बड़ी तल्ख हकीकत है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इस चीज़ पर मुत्तहिद नहीं होती है। ब्रेक में ले रही हूँ। मीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मिस्टर अमजद शेख साहब मौजूद हैं और वापस आएंगे तो इसी मौजू को कंक्लूड करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो और हम बात कर रहे हैं DGISPR के इंटरव्यू के हवाले से। और ज़ाहिर जब बात की जाती है अमजद साहब कि पाकिस्तान नॉर्मल हालात चाहता है, फिर वज़ीर आज़म का ये बयान कि अगर एक कदम बढ़ाएगा भारत तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे, क्या हमें अब इस तरह के बयानात देने चाहिए? क्या भारत की हरकतें ऐसी हैं कि हम इस तरह का रवैया अपनाएं उसके साथ? देखिए, बात यह है कि इस तरह के बयानात का तो कतई कोई जवाब नहीं है। आप अगर अमन पसंद हैं, आप चाहते हैं कि इस खत्ते में अमन रहे, तो अमन तो दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है। दोनों तरफ से ये अगर पेशरफ्त हो तो अमन हो सकता है, वरना तो अमन नहीं हो सकता। लिहाजा आपको इस तरह के बयानात देने की कतई कोई जरूरत नहीं। उससे एक मादरत खाना सा रवैया नजर आता है। भारत से तो कभी हमने ये बात नहीं सुनी इस तरह की। बिल्कुल। तो अगर भारत के अंदर कोई ख्वाहिश होगी, ख्वाहिश का इजहार हो, तो आप पॉजिटिव उसका बिल्कुल आगे से जवाब दे दें। लेकिन जब दूसरी तरफ से आपके साथ क्रिकेट मैच तक नहीं को खेलना चाहता, तो बड़ी शर्म की बात है कि आप रोजाना इस तरह के ऐलानात करते रहें। क्रिकेट मैच या खेलों में तो कोई सियासत नहीं है ना। अगर दोनों मुल्कों में या अगर भारत में कोई ख्वाहिश होती, भारत ही इस चीज में पीछे हटा हुआ है और वो हर दफा खेलों का मैदान को भी सियासत का अखाड़ा बनाता रहा है, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी इंसानियत, थोड़ा सा भी जज्बा हो दोस्ती का, ताल्लुक का, ये बेहतर हालात पैदा करने का यहाँ पे, तो ये पता तो आप खेल के मैदान से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो वहां तक भी नहीं आ रहा, तो आपके मुंह से ये सुन के तो बड़ा अजीब सा लगता है ना कि ये आप किस बात की कहानी कर रहे हैं, जिसका ऐसी बात आप कर रहे हैं जिसका कोई दूर कोई उसके शवाहिद नहीं है, दूर उसके कोई हालात नजर नहीं आ रहे, आप हवा में बेतुकी सी एक छोड़ देते हैं। तो ये बात मेरा ख्याल है इनको समझनी चाहिए। अगर हालात बेहतर होते जाएं कि आप पहले आपका लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, क्रिकेट मैच शुरू हो गए हैं, हॉकी मैच शुरू हो गए हैं, या कोई डेलीगेशन एक दूसरे के गुडविल के आ जाना है, तो फिर ठीक है, आप बातचीत की भी बात कर लीजिए कि जी बातचीत हम करने को तैयार हैं। लेकिन जब ये चीजें हो ही नहीं रही और एक लगातार एक मानदाना रवैया और भारत की तरफ से लगातार दुश्मनी, आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी, आप सब कुछ भुला के तो एक ऐसी फजूल सी बात आप कर देते हैं, मेरा ख्याल है कि अपने मुंह को लगाम देनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा अमजद साहब, एक चीज़ और है कि जब हम मकबूजा कश्मीर पर बात करते हैं, पाकिस्तान हर फोरम पे बात करता है, लेकिन उस पर जो किरदार है OIC का, जो किरदार है पूरी मुस्लिम उम्मा का, वो कहीं खामोश किरदार है। फिर अभी नागरोटा का जिक्र किया गया है, जैसे और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र किया गया। पाकिस्तान तो आवाज़ उठा रहा है, लेकिन एक अकेली आवाज़ क्या कर लेगी? देखिए, बात यह है कि अकेली आवाज़ को यूँ आप देख लें कि पिछला जो दौर गुजरा हुकूमत का हमारा 5 साल, उसमें तो कश्मीर का नाम हमने लिया ही नहीं। उफा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कश्मीर का नाम ही निकाल दिया, जिसमें एक जॉइंट कम्युनिके इशू हुआ मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब की मीटिंग के बाद, तो कश्मीर का तो जिक्र ही नहीं था उसमें। अब बात यह है कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी की बेशुमार, आप कह लीजिए 5-10 साल ज़ाया किए कि कश्मीर की बात नहीं की। बिल्कुल। अब हुकूमत को कम से कम चाहिए कि आप इसके ऊपर बहुत खुल के बात करें और बड़ी ज्यादा बात करें। और बात करनी क्या होती है, आपने दुनिया को कायल करना होता है। अपने एक डिप्लोमेसी है क्या, आप अपना नैरेटिव बेचते हैं और नैरेटिव जो है वो दुनिया अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो आप आर्गू करके उस नैरेटिव के ऊपर लोगों को कायल करते हैं। इसके लिए मेहनत दरकार है। अगर ये मेहनत की जाए और बड़ी ज्यादा की जाए, क्योंकि बहुत सारा वक्त ज़ाया हो चुका। अभी इस हुकूमत की मेहनत आपको कैसी लगती है? इन्होंने कितनी मेहनत कर दी अब तक? इन्होंने भी नहीं, इन्होंने भी थोड़ी की है। इन्होंने कश्मीर का पहली हुकूमतों की निस्बत तो ज्यादा किया है कि वक्तन फक्तन कश्मीर पे बात होती है, भारत की दहशतगर्दी पे बात होती है। पिछले दौर में 5 साल तो भारत की दहशतगर्दी नहीं, हमारी दहशतगर्दी की बात होती थी। हमारे अपने वज़ीर आज़म
हमें मुजरम बना के पेश करते थे कि जी हमें भेजने चाहिए थे बॉम्बे में। कम से कम यहाँ पर हमने अपना तो इमेज क्लियर की है। जी जी, वो बेहतरी जरूर आई है, लेकिन ये नहीं कि आप उतनी मेहनत कर रहे हो कि दुनिया आपका नैरेटिव अब समझना शुरू हो जाए और मानना शुरू, वो बात आप अभी भी नहीं कर सके और उस पर काम करने की जरूरत अभी भी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल अंजद शुएब साहब मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन बात यह है कि वाकई हुकूमत को भी अपने तौर पर इस पर मुसलसल काम करने की ज़रूरत है कि अगर कहीं भी हम रुके तो जो नैरेटिव है वो ज़ाया हो जाएगा। और अल्लाह करे कि हमारी जो मेहनत है और जिस तरह हम करें और आगे हम करें तो वो रंग भी लाए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।